हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट इसके एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द ओर्स मेंशन्ड इन टेबल 6.1 कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में टेबल 6.1 में जो ओर्स दी गई है तो हमें बताना है उनमें से किन ओर्स को हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो और टेबल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये टेबल 6.1 एनसीईआरटी में दी गई है और ये सभी हमें यहाँ पर ओर्स दी गई हैं। तो इन ओर्स में से हमें बताना है इन किन ओर्स को हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। If the ore or the gang can be attracted by the magnetic field, then the ore can be concentrated by the process of magnetic separation। तो इसमें कहा गया है या तो और या फिर गैंग कहते हैं जो ओर्स के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, या तो और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो जाए या फिर जो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएं। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है तो हम ओर को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा कंसंट्रेट कर सकते हैं। Among the ores mentioned in table 6.1, the ores of iron such as hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, siderite FeCO3 and iron pyrite FeS2 can be separated by the process of magnetic separation। तो जो टेबल 6.1 में जो ओर्स दी गई हैं उन ओर में से जो आयरन की ओर्स हैं जैसे कि हेमेटाइट हो गई, मैग्नेटाइट हो गई, साइडराइट हो गई और आयरन पायराइट ओर हो गई, इनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इस टेबल में आप कहेंगे इसमें जो कॉपर पायराइट है CuFeS2 इसमें भी तो आयरन मौजूद है इम्प्योरिटी के रूप में, और जो आयरन होता है वो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है। तो फिर हम कॉपर पायराइट को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक कॉपर पायराइट है ये होती है हमारी सल्फाइड की ओर। जो कॉपर पायराइट है ये हमारी सल्फाइड की ओर होती है, और आपको पता है जो सल्फाइड की ओर होती है उनको हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो जी सल्फाइड की ओर को हम जनरली नॉर्मली किससे सेपरेट करेंगे, किससे कंसंट्रेट करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। तो कॉपर पायराइट में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज किया जाता है, ना कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड सिर्फ इन 4 ओर में यूज किया जाएगा। ये ओर्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6.2, What is the significance of leaching in the extraction of aluminium? एल्यूमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, लीचिंग प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, In the extraction of aluminium, the significance of leaching is to concentrate pure alumina Al2O3 from bauxite ore। एल्यूमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिना को कंसंट्रेट करते हैं। बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिना को हम निकालते हैं लीचिंग मेथड के द्वारा। बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। जो हमारे पास एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ओर होती है, इस बॉक्साइट ओर में सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती हैं और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हमें क्या करना है, बॉक्साइट ओर से ये तीनों इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना है। और ये किस मेथड से निकालेंगे हम? ये लीचिंग मेथड से निकालेंगे। In the process of leaching, alumina is concentrated by digesting the powdered ore with a concentrated solution of sodium hydroxide at 473 to 523 Kelvin and 35 to 36 bar pressure। तो जो हमारे पास लीचिंग का प्रोसेस है, इस लीचिंग के प्रोसेस में जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्यूमिना की रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ। एल्यूमिना को हम डाइजेस्ट करेंगे या फिर एल्यूमिना की रिएक्शन कराएंगे हम कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ, इतने टेम्परेचर पर और इतने बार प्रेशर पर। अंडर दिस कंडीशन alumina Al2O3 dissolve as sodium aluminate and silica SiO2 dissolve as sodium silicate leaving the impurities behind। और इस फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, जब हम बॉक्साइट ओर की रिएक्शन करा देते हैं NaOH सॉल्यूशन के साथ इतने टेम्परेचर पर और इतने बार प्रेशर पर, तो इस फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा एल्यूमिना है यानी Al2O3 है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या फिर सिंपल कहें सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ इसमें जो सिलिका की इम्प्योरिटी हैं वो सोडियम सिलिकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास एल्यूमिना से बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, सिलिका से बन गया सोडियम सिलिकेट, और बाकी जो आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी ये पीछे छूट जाती हैं, ये इनसे सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो पहले स्टेप के बाद हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ? पहले स्टेप के बाद जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ थी वो बाहर निकल गई और एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो सिलिका की इम्प्योरिटी थी वो सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो गई। ये वाली इम्प्योरिटी भी बाहर, ये वाली इम्प्योरिटी भी बाहर। तो दो प्रकार की इम्प्योरिटी हमारी बाहर निकल गई। बची क्या हमारे पास? सिलिका की इम्प्योरिटी। अब ये इम्प्योरिटी हमें निकालनी है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। बॉक्साइट और हमने लिया एल्यूमिना। बॉक्साइट का मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ है अभी। तो हमने बॉक्साइट ओर ली Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन कराई वाटर की प्रेजेंस में। सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वाटर तो होगा ही। इतना टेम्परेचर हमने लिया और 35 to 36 बार प्रेशर लिया। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो सोडियम हमारे पास जो एल्यूमिना है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट में, 2NaLOH का होल 4, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट। साथ ही साथ इस बॉक्साइट और में जो सिलिका की इम्प्योरिटी है SiO2 वो कन्वर्ट हो जाती हैं NaOH के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम सिलिकेट में, NaSiO3 में, और बाकी ये वाली इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है, ये वाली इम्प्योरिटी भी बाहर निकल जाती है। तो ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप। अब यहां से दिया गया है इसका सेकंड स्टेप। द impurities are then filtered and the solution is neutralized by passing कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके बाद जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी उनको फिल्टर कर लिया जाता है, आयरन ऑक्साइड की और टिन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी थी वो क्या कर रही थी, वो NaOH के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी। जब वो NaOH के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कर लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट से फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का जो सॉल्यूशन बचा उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, यानी इनकी रिएक्शन हम कराएंगे CO2 गैस के साथ। इन दिस प्रोसेस हाइड्रेटेड Al2O3 गेट्स प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना देता है, हाइड्रेटेड Al2O3 बना देता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बना देता है। और जो हमारे पास सोडियम सिलिकेट था, जो हमारे पास सोडियम सिलिकेट था वो सॉल्यूशन में बचा रहता है, वो CO2 गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो दूसरे स्टेप में जो हमारे पास सिलिकेट की इम्प्योरिटी थी वो भी बाहर निकल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट तो CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बना रहा है, लेकिन सोडियम सिलिकेट कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं कर रहा, तो सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन में बचा रहता है और इसको हम क्या कर लेते हैं, सोडियम सिलिकेट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेप में बची हुई सिलिका की अशुद्धियां भी, सिलिका की इम्प्योरिटीज भी बाहर निकल गई। प्रेसिपिटेशन इज इंड्यूस्ड बाय सीडिंग द सॉल्यूशन विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3। और साथ ही साथ हमारे पास जो ये प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस में हाइड्रेटेड एल्यूमिना का जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना के प्रेसिपिटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनता रहता है उसको दोबारा से रिएक्शन में इंड्यूस कर देते हैं। थोड़ा सा हाइड्रेटेड एल्यूमिना हमारा बना तो उसको वापस से हम रिएक्शन में डाल देते हैं, जिससे कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना और ज़्यादा तेज़ी से बने, इसका रेट इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में रिएक्शन क्या हुई, हमने सोडियम एल्यूमिनेट लिया, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई, तो इससे हमारा क्या बनेगा, Al2O3.XH2O, यानी हाइड्रेटेड एल्यूमिना हमारा बन गया और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। तो हमारा क्या बना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बना PPT के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। तो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना तो सॉल्यूशन में नीचे बैठ गया, साथ ही साथ जो हमारे पास सोडियम सिलिकेट की जो इम्प्योरिटी थी वो CO2 गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो क्या हो जाती है, वो
सॉल्यूशन में ऊपर ऊपर बची रहती है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना को बाहर निकाल देते हैं और सोडियम जो सिलिकेट की अशुद्धियाँ थी वो सॉल्यूशन में बची रहती हैं। तो प्रेसिपिटेशन के रूप में जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना था उसको हमने बाहर निकाल लिया, इसलिए सिलिका से SiO2 से अलग हो गया। तो अब हमारा ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना बिल्कुल प्योर है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना thus obtained is filtered, dried and heated to give back pure alumina Al2O3। उसके बाद जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना बना, इससे हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, वाटर निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसको हीट करेंगे। हीट इसलिए करेंगे जिससे किससे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएं। हीट करने के बाद इससे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हमें प्योर Al2O3 मिल जाता है। तो ये देखिए रिएक्शन यहाँ पर होगी, 1470 केल्विन पर इसको हीट करेंगे जिससे वाटर के मॉलिक्यूल इससे अलग और Al2O3 हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ऊपर हमने जो Al2O3 लिया था, यहाँ पर जो Al2O3 लिया था हमने, ये था इम्प्योर। इसमें सिलिका की, आयरन की और टिन की अशुद्धियाँ थी। लेकिन नीचे हमारे तीन स्टेप के बाद जो हमें Al2O3 मिला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है हमारे पास बिल्कुल प्योर। तो आप देखिए तीन स्टेप में, लीचिंग प्रोसेस में तीन स्टेप में हमें इम्प्योर एल्यूमिना से बिल्कुल प्योर एल्यूमिना मिल गया। तो ये लीचिंग प्रोसेस की सिग्निफिकेंस थी। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6.3, द रिएक्शन Cr2O3 + 2 एल्यूमिनियम, इससे क्या बना, Al2O3 बना + 2 क्रोमियम। इस रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी है या फिर डेल्टा जी है वो -421 किलो जूल है। इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल एज इज अपेरेंट फ्रॉम द गिब्स एनर्जी वैल्यू, व्हाई डज इट नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव है। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन की अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन अपने आप हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती। इसका कारण हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks। जो गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है यानी डेल्टा जी, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किस तरीके से रिलेटेड है उसका रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। डेल्टा जी इज इक्वल टू -KRT नेचुरल लोगरिथम K। यहाँ पर R है हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और K होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। At room temperature, all reactant and product of the given reaction are in the solid state. As a result, equilibrium does not exist between the reactant and the product. तो इस रिएक्शन में होता क्या है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन के दोनों सॉलिड स्टेट में होता है। अब अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। रिएक्शन ये देखिए, ये जो रिएक्शन हो रही है तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये इस रिएक्शन के ये रिएक्टेंट भी और ये वाले प्रोडक्ट भी, ये दोनों के दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। और आपको पता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनके बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी के कारण क्या होता है, जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। हैंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसलिए जो ये ऊपर रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर कभी भी नहीं होती, ये आपको याद रखना है। However, at a higher temperature, chromium melt and the reaction take place। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई कर दें, हाइयर टेम्परेचर पर क्या होता है, जो हमारा क्रोमियम है वो मेल्ट कर जाता है और ये रिएक्शन हो जाती है। We also know that according to the equation delta G is equal to delta H minus T delta S। और हम जानते हैं, हमने ये वाला रिलेशन भी पढ़ा है। गिब्स एनर्जी का एक और रिलेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। यहाँ पर ये एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टी टेम्परेचर और एस है यहाँ पर एंट्रोपी चेंज।
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस इक्वेशन में टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, मेकिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मोर एंड मोर नेगेटिव। और आपको पता है यहाँ पर जो टी डेल्टा एस है, इस इक्वेशन में जो टी डेल्टा एस है उसके सामने नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो जो यहाँ पर डेल्टा जी है वो और ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए डेल्टा जी है हमारे पास और डेल्टा एच है हमारे पास 10, ठीक है, और टेम्परेचर है हमारे पास 5, डेल्टा एस है हमारे पास 5। तो यहाँ पर डेल्टा जी हमारे पास कितना आ रहा है, 10 माइनस 5, 5 जा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस के 15 डेल्टा जी की वैल्यू। ये हम वैल्यू सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हमने 10 माना था, टेम्परेचर को 5 से 10 कर दें और डेल्टा एस हमने 5 माना था, तो 10 माइनस 10 5 जा 50, माइनस 50 में से प्लस के 10 गए माइनस के 40। तो आप देखिए पहले टेम्परेचर जब 5 था तो ये माइनस के 15 वैल्यू आ रही थी डेल्टा जी की। टेम्परेचर जब हमने बढ़ा दिया तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस के 40 यानी माइनस में इंक्रीज हो गई। माइनस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और माइनस के इंक्रीज होने का मतलब है हाइयर नेगेटिव हो गई। ये वाली वैल्यू हाइयर नेगेटिव है, ये लोअर नेगेटिव है। तो हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होता चला जाएगा, और डेल्टा जी अगर हाईली नेगेटिव चला जाएगा तो रिएक्शन और ज़्यादा आसानी से होती चली जाएगी, रिएक्शन और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। देयरफॉर द रिएक्शन बिकम मोर एंड मोर फिजिबल एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिबल होती चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। इसका मेन आंसर ये है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऊपर वाली रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसके कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्रोमियम मेल्ट कर जाएगा, क्रोमियम मेल्ट करेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा और ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Is it true that under certain condition magnesium can reduce silicon oxide SiO2 and silicon can reduce magnesium oxide? What are those condition? इसमें हमें बताना है क्या ये सही है कि कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिन कंडीशन में मैग्नीशियम SiO2 को रिड्यूस कर सकता है और कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में सिलिकॉन मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कंडीशन हमें बतानी है। तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनने की जो रिएक्शन है वो दी गई है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है। यहाँ पर लिखा गया डेल्टा जी Mg और कोमा लगाकर MgO। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीशियम से जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी दी गई है, डेल्टा जी दी गई है। इसी तरीके से सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना रहा है, SiO2 बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू इस तरीके से दी गई है, डेल्टा जी सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, यहाँ पर ये डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है। द टेम्परेचर रेंज इन विच डेल्टा जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेसर देन डेल्टा जी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम कैन रिड्यूस SiO2 टू Si। तो वह टेम्परेचर रेंज जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनने की डेल्टा जी की वैल्यू से कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो मैग्नीशियम SiO2 को Si में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको हमने मान लिया डेल्टा G1 मैग्नीशियम ऑक्साइड को और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मान लिया हमने डेल्टा G2। तो ऐसी टेम्परेचर रेंज जिसमें डेल्टा G1 लेस देन हो जाए, कम हो जाए डेल्टा G2 से, अगर ये कंडीशन हमारे पास है, किसी टेम्परेचर पर ये कंडीशन हमें मिल रही है, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम
SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और SiO2 को सिलिकॉन में रिड्यूस कर देगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ऑन द अदर हैंड, the temperature range in which delta G of SiO2 is less than delta G of MgO, silicon can reduce MgO to Mg। दूसरी तरफ ऐसी टेम्परेचर रेंज जिसमें SiO2 की डेल्टा G की वैल्यू MgO की डेल्टा G की वैल्यू से कम हो जाए तो उस कंडीशन में सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम में रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा दिया गया है। ऐसी टेम्परेचर रेंज जिसमें डेल्टा G ऑफ 2 कम हो जाए डेल्टा जी 1 से, या फिर यहाँ पर मैं लिखूँ ऐसी टेम्परेचर रेंज जिसमें SiO2 का डेल्टा जी SiO2 की डेल्टा जी की वैल्यू कम हो जाए डेल्टा जी ऑफ MgO से, यानी इसका मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो उस टेम्परेचर रेंज में जो सिलिकॉन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम में रिड्यूस कर देगा। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत दी गई है। रिएक्शन यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ। रिएक्शन क्या होगी, सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा MgO के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर SiO2 बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम। यानी यहाँ पर क्या किया, सिलिकॉन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये SiO2 यहाँ से निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, इधर SiO2 बनेगा, इधर Mg हमें मिल जाएगा। इस रिएक्शन की इस कंडीशन में डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी। द टेम्परेचर एट विच डेल्टा G कर्व ऑफ दीज टू सब्सटेंस इंटरसेक्ट इज 1966 केल्विन। तो अगर हम एलिंघम डायग्राम में देखें तो एलिंघम डायग्राम में 1966 केल्विन पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों जो SiO2 से हमारा क्या बन रहा था, सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन रहा था, एक तो इसका कर्व, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा था, दूसरा इसका कर्व। तो एलिंघम डायग्राम में इन दोनों के कर्व इस टेम्परेचर पर आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। दस एट टेम्परेचर लेस देन 1966 केल्विन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस SiO2। तो 1966 केल्विन टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम SiO2 को रिड्यूस कर सकता है और 1966 केल्विन के ऊपर सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अब मैं आपको एक एलिंघम डायग्राम दिखा देता हूं, उससे आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ आएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा एलिंघम डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। एलिंघम डायग्राम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक ये थी कि नीचे वाली जो ये ग्राफ है, नीचे वाला जो कर्व है, नीचे वाले एलिमेंट का जो कर्व है वो ऊपर वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर जो मैग्नीशियम का जो ये कर्व है ये इस टेम्परेचर से नीचे, यानी जो यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया गया है लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस के करीब ये दिया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर ये यहाँ पर 1350 डिग्री सेल्सियस के करीब दिया गया है। तो इस टेम्परेचर के नीचे मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है और इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो गया, मैग्नीशियम का ग्राफ तो ऊपर चला गया और एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे आ गया। तो इस टेम्परेचर के बाद जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो सिंपल ट्रिक क्या थी, नीचे वाली जो ग्राफ थी, नीचे वाला एलिमेंट ये क्या कर सकता था, ऊपर वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता था। तो इस टेम्परेचर के नीचे मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है, एल्यूमिनियम का ऊपर है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम का ग्राफ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ ये वाला ऊपर चला गया, एल्यूमिनियम का नीचे आ गया। तो इस टेम्परेचर के बाद जो यहाँ पर एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और यहाँ पर एल्यूमिनियम, इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, यानी इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हमें क्या समझ आया, इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर रहा है, इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे आ गया, इसका ऊपर आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ग्राफ में है, वो ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये एलिंघम डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो ये वाला कर्व है ये सिलिकॉन से SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनने का कर्व है, और जो ये वाला कर्व है ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का कर्व है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कर्व
और हमारा जो इस सिलिकॉन से SiO2 बनने का कर्व है ये लगभग 1966 केल्विन पर मीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको यहाँ पर 1966 केल्विन। तो क्या होगा 1966 केल्विन से नीचे आप देखें 1966 केल्विन से टेम्परेचर अगर कम होगा तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1966 केल्विन टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम का कर्व नीचे है और SiO2 का कर्व ऊपर है। लेकिन 1966 केल्विन से आगे क्या हो रहा है, ये वाला SiO2 का कर्व और ये MgO का कर्व। 1966 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर SiO2 का कर्व नीचे आ जाता है, MgO का कर्व ऊपर चला जाता है। और ट्रिक क्या थी, नीचे वाला कर्व ऊपर वाले कर्व को रिड्यूस करता है। तो 1966 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो सिलिकॉन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा और इस टेम्परेचर के ऊपर सिलिकॉन रिड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।